दिन भारो राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दिन भर की तमाम प्रमुख खबरों के साथ बाकी खबरों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर तस्वीरों के साथ। आपको बता दें कि पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों में शुमार है बेरोजगारों के लिए आखिर बड़ा मौका कौन सा है, वो बताएंगे। सिलेंडर ब्लास्ट से कैसे सबक लिया जाए, इस पर भी बात करेंगे। और बात इस पर भी होगी कि आखिरकार कोटा में सुसाइड कब और कैसे थमेंगे। शहर शहर बेखौफ बदमाशों का सिलसिला आखिरकार क्यों चल रहा है, इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे, खबर दिखाएंगे। और ग्रेटर का कचरा चार्ज, इस पर भी जानकारी देंगे। और साथ ही बड़ी खबरों में आज की शुमार ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारो राजस्थान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा मौका आ रहा है। रीट 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। और फरवरी 2023 में रीट की परीक्षा होगी। 25 से लेकर के 28 फरवरी तक परीक्षा आयोजित होगी। 48,000 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि भर्ती के लिए विज्ञापन भी अगले 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। डिटेल विज्ञापन, करीब 10 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। लंबे समय से इस बात का इंतजार था और आखिरकार अब वो इंतजार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 25 से लेकर के 28 फरवरी तक रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भर्ती 2022 को लेकर के बार बार ये जानकारी आ रही है कि तारीख बदली जा रही है और परीक्षा कब होगी। इन तमाम तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी। शर्मा साहब, कब होने जा रही है रीट की भर्ती? सभी लोगों में सस्पेंस बरकरार है, क्या जानकारी आप देना चाहते हैं 16 लाख उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है? हमारे पास आज ही अभ्यर्थना जो शिक्षा विभाग द्वारा अर्थना प्राप्त हो गई है। अब हम जल्दी ही 1-2 दिन में ही इसकी विज्ञप्ति जारी करने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि यह परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही संपन्न करा ली जाए। इसकी तैयारियां हमने आज से ही बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और हम चाहते हैं कि यह बिल्कुल सही, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा का सफल आयोजन हो। सर, इसमें कुल कितनी पोस्टेज होंगी जिन पर यह भर्ती कराई जा रही है और कितने आवेदन जो हैं वो आपके पास जो है प्राप्त हुए हैं? कोई आंकड़ा जो हो? अभी आवेदन के लिए हम दोबारा जो है वो उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, तब फाइनली तो तब आएगा, लेकिन मोटे मोटे रूप से 9 और 10 लाख के बीच में अभ्यर्थियों का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो डबल पेपर्स में भी सम्मिलित होते हैं। अब जो जहां तक है कि पदों की संख्या है, टोटल 48,000 पद है, जिसमें 21,000 लेवल 1 के हैं और 27,000 है वो अपने जो बीएड स्तर की जो होती है लेवल 2 उसके हैं। तो टोटल 48,000 की अर्थना हमें प्राप्त हो चुकी है पदों। कितना बड़ा चैलेंज होगा इस इतनी बड़ी भर्ती को आयोजित कराना और फरवरी के माह के अंदर जाने वाला जो संभावित जो तथ्य है, कितना बड़ा चैलेंज होगा सर ये बोर्ड के लिए? निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है, तो इसके लिए प्रयास भी हम बड़े ही करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ऐसे पूरी सफलता के साथ आयोजन करवाएंगे और पूरी सुरक्षित तरीके से। सर, लंबे समय से रीट की भर्ती को लेकर के तारीख भी बदल रही है, पेपर लीक से लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो सामने घटनाएं हुई और तारीख बदली। अब क्या इंश्योर आप करना चाहते हैं अभ्यर्थियों को कि इस बार मजबूती के साथ में परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी? बिल्कुल, अभ्यर्थी इस बात का पूर्ण भरोसा रखे कि पूर्णतया सुरक्षित, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ ये इस परीक्षा का आयोजन करने के लिए बोर्ड पूरे के पूरे तत्पर रहेगा और पूरे प्रयास करेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आज 10वां दिन है। राहुल गांधी राजस्थान में अब तक 5 जिलों की यात्रा कर चुके हैं। आज की यात्रा पूरी होने पर राहुल गांधी ने दौसा के लालसोट में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और बाकी के नेता भी मौजूद रहे। यह नुक्कड़ सभा बगड़ी गांव में हुई और आज की यात्रा सवाई माधोपुर से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने आज 25 किलोमीटर के करीब यात्रा की। सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। आज पहले चरण में 14 किलोमीटर और दूसरे चरण में करीब 11 किलोमीटर की यात्रा हुई है। इस यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी राजधानी जयपुर में 16 दिसंबर को पीसीसी के वॉर रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया से भी मुखातिब होंगे।
जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। यात्रा हमने शुरू की, इसका लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। कन्याकुमारी से कश्मीर ये यात्रा चलेगी और ये 2-3 मुद्दों को उठाने के लिए हम चल रहे हैं। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर से ईआरसीपी के मुद्दे पर पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने बीजेपी की योजना को आगे बढ़ाया, अब वो राजस्थान को हक देने से पीछे हट रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इस मुद्दे ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार विकास पर दोहरी नीति अपना रही है। योजना को काम रखा, चालू रखा है। वो योजना करीब 40,000 करोड़ की है। वो भी योजना, वो हमारा काम जारी है। मिस्टर शेखावत जो राजस्थान के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनको उन्होंने बार बार कहा कि आप काय के राजस्थान के मंत्री हो भाई, पानी के मंत्री, आप एक योजना को 25 MP राजस्थान में बीजेपी के हैं, 25 क्या एक योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकते हो? प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ है। 16 योजना परियोजना देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है। एक परियोजना राजस्थान की जो है, 13 जिले के पीने के पानी का संकट है, सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर होगी। ये काम ऐसे होते हैं जो उनका योजना है, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 13 जिलों के लिए जो ये फायदेमंद होगा और जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद जयपुर और अजमेर में वादा किया था कि इसको हम इस परियोजना को आगे ले चलेंगे और केंद्र सरकार को इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिसका माने ये होता है कि 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो 4 साल से लंबित है और एक ना एक कारण के वजह से केंद्र सरकार ने इसको अनुमति नहीं दी है, राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया है। तो ये एक मिसाल है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो कभी सच नहीं होता। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर बीजेपी भले ही सत्ता में आ गई है, लेकिन उनकी विचारधारा से देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। सत्ता माना एक अलग बात है, पर लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के लिए चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। उसमें नॉन वायलेंस भी आता है। लोग कहते हैं कि 2024 के बाद चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। यू जस्ट इमेजिन, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग 2024 के बाद में चुनाव करवाएंगे नहीं करवाएंगे मोदी जी, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ। ऐसा अगर माहौल भी है, हो सकता तो चुनाव होते रहेंगे बाद में भी, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे। पिक्चर अभी क्लियर नहीं। जी हां, हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदार नेताओं को क्लीन चिट मामले में बड़ा यूटर्न सामने आया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। अनुशासन कमेटी के समक्ष जांच अभी लंबित है। कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल आज जयपुर पहुंचे थे और जयपुर एयरपोर्ट से भारत जोड़ो यात्रा के लिए रवाना हुए। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है।
ये मामला अभी लंबित है। ठीक नहीं that is under the consideration of disciplinary committee. They are still considering that. No green kit has been given. No. Well, that news is not. ठीक नहीं। तो वही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस में मतभेदों पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि दोनों नेता जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। एक दो दिन में सत्ता के संघर्ष का फैसला करने वाला कांग्रेस का आला कमान अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। क्या कुछ कहा कटारिया ने, आप भी देखिए। अपने पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को गद्दार कहता है। अब ये शब्द आपकी डिक्शनरी में अनुशासन में आता है ना, गद्दार है। और अगर गद्दार है और आप डिसिप्लिन पार्टी हो तो एक मंच पर कैसे बैठे हो यार? या तो आप मत बैठो या वो ना बैठे, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए ना। और अगर इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है और उसके बाद भी इन्हें कुछ लगता ही नहीं है, मतलब इनके जो पर्यवेक्षक आते हैं या इनके जो प्रभारी आते हैं उनके सामने जिस प्रकार का नाटक होता है और जिस प्रकार की अनुशासनहीनता होती है, जिसके बारे में वो जाकर बोलते हैं कि 48 घंटे में फैसला कर लेंगे, वो मजबूर होकर के सरकार को टिकाए रखने के लिए एक तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो एक तरह से एक मंत्री दूसरे पर आरोप लगा रहा है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस को किसान विरोधी करार दिया। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। सस्ती बिजली देने के बजाय वसुंधरा सरकार की दी गई छूट पहले बंद कर दी। उन्होंने कहा कि किसानों को सस्ते के बजाय महंगी बिजली दी जा रही है। आपने एक और नाटक किया है किसानों को मूर्ख बनाने के लिए। वसुंधरा जी के टाइम पर हमने प्रत्येक किसान का मतलब राजस्थान में 16 लाख किसान हैं जिनको एग्रीकल्चर कनेक्शन है, उन सब का हमने 10,000 रुपया सालाना माफ किया और उससे अधिक बिल आएगा तो आपको चुकाना है। इन्होंने कलाकारी करके 3 साल तक उस जो पैसा आपको देना था उसको तो कर दिया बंद, और उसके बाद आपने वाहवाही पीटने के लिए हमने 12,000 रुपया सालाना कर दिया। इसका मतलब आपने बढ़ाया तो 2,000 रुपया है ना, 50,000 का जो उसे फायदा मिलता था उसकी जगह तो आपने कर दिया 24,000। तो वहीं जन आक्रोश रथ यात्रा के पहले चरण के समापन पर करौली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह दावा किया कि प्रदेश में बढ़ती अराजकता से जनता परेशान है और 2023 में मतदाता सरकार को इसका जवाब देंगे। सपोटा विधानसभा के कैला देवी से मंदिर से 2 दिसंबर से यह यात्रा शुरू हुई थी और इस मौके पर पूनिया ने कहा कि प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। सत्ता विरोधी रुझान होता है, जनता की नाराजगी होती है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, मैं 90 से राजनीति में, लेकिन ऐसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार मैंने नहीं देखी। इसलिए केवल नाराजगी नहीं है, आम लोगों की मतदाता का आक्रोश है जो इस जनाक्रोश यात्रा के जरिए हमने मुखर किया है कि रीट की चीट ने कांग्रेस पार्टी के संगठित नकल माफिया को बेनकाब कर दिया। यानी उनके संरक्षण में नकल होना ये राजस्थान के बेरोजगारों के लिए दूसरा बड़ा मजाक था, बड़ा भद्दा मजाक था। तीसरा, अपराध कानून व्यवस्था राजस्थान में आज पूरे तरीके से चौपट है। एक थानों की पंचलाइन है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, पर ऐसा लगता है कि अपराधियों में भरोसा है कि वो कोई भी अपराध करेंगे, लेकिन आम आदमी में सुरक्षा का भरोसा नहीं है, उनमें भय है। तो वहीं जयपुर नगर निगम हेरिटेज में संयुक्त सफाई श्रमिक संघ की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और विधायक अमीन कागजी समेत हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर और ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। मंत्री शांति धारीवाल ने सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों की जो भी समस्याएं या मांगे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास होगा। तो वहीं मंत्री महेश जोशी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की ओर से रखी गई मांगों पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। वाल्मीकि समाज की समस्याओं को कांग्रेस पार्टी ने प्राथमिकता में रखा है। चिकित्सा के लिए पूरा का पूरा इंतजाम किया गया है। चिरंजीवी योजना चलाई गई है, कर्मचारियों के लिए अलग से योजना चलाई गई है।
इसमें सारा खर्चा जो है सरकार उठाती है। भर्ती का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर भर्ती के लिए कांग्रेस का वादा है, इसलिए भर्ती भी की जाएगी। तो बाकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए कमेटी बना दी गई है, बनाई जा रही है, और वो समस्याएं वो सारी सब पे विचार करके हमें रिपोर्ट देगी। वो कांग्रेस सरकारों में मिला और अभी भी हमारा ये विश्वास है कि वाल्मीकि समाज की जो मांगें पूरी की जा सकती हैं। उन मांगों को पूरा करने के लिए जैसे माननीय मंत्री धारीवाल जी ने एक समिति बनाने की बात कही है, जिसमें 3 लोग वाल्मीकि समाज के हो जाएंगे, 3 अधिकारी हो जाएंगे और बैठकर जो भी वाल्मीकि समाज के लिए किया जा सकता है वो तय करके उनको बजट प्रस्तावों के लिए भी भिजवाया जाएगा। इसलिए आज तक जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार शहर शहर कैसे बेखौफ बदमाश। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 25 सितंबर मामले पर कांग्रेस में सियासी हलचल। केसी वेणुगोपाल बोले क्लीन चिट की बात गलत, नहीं मिली क्लीन चिट, कब तक ये किट। अनुशासनहीनता पर फैसला पेंडिंग। देखिए मेरे साथ आज रात प्राइम डिबेट में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर चीन की सेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। इस झड़प को लेकर चीन ने भारतीय सेना पर ठीकरा फोड़ा। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा को पार किया था। भारत और चीन के सैनिकों की 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प हुई। इसके साथ ही ड्रैगन का देश भारत में इंटरनेट व्यवस्था को ठप करने के लिए साइबर हमलों को भी अंजाम देता रहा है। इसे लेकर भारत ने एसओपी जारी की। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई। तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस भी शामिल हुए, साथ ही रक्षा सचिव और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी, ताकि सभी मदरसों की जानकारी हासिल हो सके। सवाई माधोपुर के दुब्बी बनास पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई। दहलोद गांव में रात्रि विश्राम है। कल सुबह 6 बजे भाड़ौती से यात्रा शुरू होगी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले पर मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए। विवाह स्थलों, होटलों में स्थानीय प्रशासन जांच करे। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर प्रदेश में श्री राम सेना ने ऐलान किया कि वह भी इन चुनावों में उनके दल के कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। 25 सदस्य 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तुलीबल इलाके में आईईडी मिला है। ये जानकारी सोपोर पुलिस ने दी। फिलहाल सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। आज संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी है। शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। भरतपुर की वैर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक कार्य बहिष्कार 25वें दिन भी जारी रहा। संघ ने न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़ित परिवार को राहत मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। जयपुर में नया रेलवे स्टेशन में सियासी हलचल।
केसी वेणुगोपाल बोले क्लीन चिट की बात गलत, नहीं मिली क्लीन चिट, कब तक ये किट। अनुशासनहीनता पर फैसला पेंडिंग। देखिए मेरे साथ आज रात प्राइम डिबेट में। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। जोधपुर में दिन दहाड़े बजरी माफिया की आपसी लड़ाई से हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया, तो विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। सन सिटी के बेखौफ अपराधी। बजरी माफिया में सरेराह जंग। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी, उस आपसी रंजिश के कारण फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ, क्योंकि इससे 10 दिन पहले यही बजरी माफिया और झगड़ा कर चुके थे। अपराधियों के ग्रुप में ऐसी लड़ाई हालांकि आम है, लेकिन शहर के बीचों बीच अचानक टक्कर मारकर तोड़ा गया। इस घटना के दौरान बदमाशों ने क्षेत्र में दहशत फैलाते हुए फायरिंग की। जब युवक स्कॉर्पियो से उतरकर भागने लगा तो लोगों ने पीछा करके उसके साथ मारपीट की और उस पर फायर कर दिया। इस घटना में युवक घायल हो गया। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, हमलावर वहां से भाग चुके थे। सुबह 9 बजे पहले डंपर आया था बजरी का, उसके साथ बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। आपस में झगड़ा हुआ था। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी, उस आपसी रंजिश के कारण फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ। इससे नाराज लोगों ने रास्ता रोककर हंगामा कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग है कि पुलिस बजरी से भरे वाहन की आवाजाही को नियंत्रित करे और आए दिन होने वाली ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए। बजरी माफिया के बिना नंबर की गाड़ियां सुबह 4 बजे से डंपर के आगे आगे चलती है और पीछे पीछे डंपर चलते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने से होकर निकलती है सारी गाड़ियां, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जनता में पूर्ण रोष कि भाई रात को 11 बजे से शाम सुबह 5 बजे तक यहाँ नो एंट्री कर दी जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हंगामा बढ़ता देख डीसीपी को मौके पर आना पड़ा और उनकी समझाइश के बाद लोग मानने को तैयार हुए। सुबह डंपर और स्कॉर्पियो की आपस में डंपर ने स्कॉर्पियो को चोट पहुंचाते हुए और फिर उसमें जो थे लोग उनके ऊपर फायरिंग भी की है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इससे को देखकर सभी जो इधर आसपास स्थानीय लोग हैं उन्होंने रास्ता जाम किया था। सरेआम अपराधियों की ये दबंगई अब प्रशासन के लिए भारी पड़ने लगी है। विपक्ष ने जोधपुर की फायरिंग की इस घटना को लेकर गहलोत सरकार पर करारा वार किया है। जनता शांति से और अमन चैन से रहे, उनको तो ऐसे माफियों को पनपा करके अपनी सरकार कैसे बचा सकें। तो माफिया से कोई न कोई मिले हुए लोग हैं जो आज की तारीख में उनको गद्दी पे बनाए रखने में कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके कारण से जनता इस प्रकार से बार बार चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी इलाज नहीं कर पा रहा। तो वो क्या है कि गैंग वार जो है ना, वो बिना पुलिस के प्रोटेक्शन से गैंग वार सर्वाइव नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राजधानी जयपुर हो या प्रदेश का कोई और दूसरा शहर, बेखौफ अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है और आम लोग खौफजदा हैं। जोधपुर की इस घटना से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 जोधपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर में गैंगवॉर को लेकर के बड़े खुलासे हो रहे हैं। महेंद्र मीणा हत्याकांड में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। जोधपुर और जयपुर से पकड़े गए आरोपी जो हैं विनीत मेडी की तलाश अभी मुख्य आरोपी की जारी है। ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस में ये शामिल थी गैंग। देह व्यापार के लिए ऑन डिमांड लड़कियां भेजते थे बदमाश। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मुख्य आरोपी विनीत की तलाश पुलिस को है। महेंद्र मीणा और विनीत मेडी के गैंग में आपस में दुश्मनी थी और कारोबारी रंजिश की वजह से महेंद्र को गोली मारी गई थी। पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस में ये गैंग शामिल थी।
तो महेंद्र मीणा हत्याकांड में 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। लोगों ने पूछताछ में बताई है, उसके हिसाब से मिलके आपस में काम करते थे, फिर पैसे के लेके कोई विवाद आपस में हो गया। हथियारों की बात करें तब तक इनके पास कितने हथियार बरामद हुए? बरामदगी चल रही है इनसे, वो जब क्लियर हो जाएगी आपको बता देंगे। 3 हथियार अभी तक आ चुके हैं, बाकी हम प्रयास करें। प्लानिंग कितने दिनों पहले तैयार हो गई थी सर? पता चला इन्होंने मानसरोवर में भी पहले हमला किया था, सामने वाले जो है संदीप ने और महेंद्र मीणा ने। इस घटना का जो ये बता रहे हैं, ये उससे पहले वाले दिन ये आपस में मिले हैं और वहाँ इन्होंने इसकी प्लानिंग की है और अगले दिन मॉर्निंग में उसको एग्जीक्यूट। तो वहीं जयपुर के प्रतापनगर इलाके में 1 दिसंबर को महेंद्र मीणा हत्याकांड में शामिल 4 और फरार बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस केस में एक महिला समेत 8 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन गैंग का सरगना विनीत मेडी लगातार फरार चल रहा है। प्रारंभिक पड़ताल में यह सामने आया कि मृतक महेंद्र मीणा, उसका साला संदीप और विनीत मेडी के गुटों के बीच में एस्कॉर्ट सर्विस को लेकर के लड़कियां उपलब्ध करवाने पर ये काम करते थे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं, जहां पर बेखौफ आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश ने एक कैफे में घुसकर वहां पर मौजूद एक होटल मैनेजर पर हमला किया। देखिए कैसे एक शख्स राजधानी जयपुर के एक कैफे में अपने दोस्त के साथ बैठा है, तभी एक एक करके करीब 5 बदमाश यहां पर पहुंचते हैं और अचानक से इस शख्स पर हमला कर देते हैं। हमला भी कोई साधारण नहीं है, किस तरीके से डंडों से और जिसके हाथ में जो आया उसी से मारने पर उतारू है और इस शख्स के साथ मारपीट की जा रही है। एक होटल में ये मैनेजर है गौरव, सोमवार की रात को अपने दोस्त घनश्याम के साथ होटल के नजदीक एक कैफे में चाय पीने गए थे। कैफे में बैठे थे और तभी आधा दर्जन बदमाश यहां पर इस कैफे में पहुंचे। इन बदमाशों ने होटल मैनेजर गौरव पर हमला किया, यहां से फरार हो गए। पीड़ित की ओर से दर्ज एफआईआर में यह बताया गया कि कुछ दिन पहले युवक होटल में कमरा किराए पर लेने के लिए आए थे, उनको मना करने पर रंजिशन उस पर हमला किया गया। तो वहीं जोधपुर के माता का थान इलाके में फायरिंग और मारपीट से जुड़े मामले को लेकर के एएसआई नवीन कुमार चौहान की दिलेरी के कारण एक शख्स की जान बच गई। बजरी डंपर चालक और कैंपर चालक ने स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध हमला किया और इससे नाराज लोगों ने इस शख्स के पास भी लोडेड पिस्टल दिखने पर उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन एएसआई नवीन कुमार की नजर जब इस घटना पर पड़ी तो वे इस शख्स को बचाने के लिए भागे। अकेले ही उन्होंने हिम्मत दिखाई, इस शख्स को भीड़ से बाहर निकाला, वरना भीड़ के हत्थे चढ़े इस शख्स की जान को खतरा था। बाद में पुलिस इस शख्स से हथियार रखने के सिलसिले में पूछताछ भी की है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।